Hello students of class 12. So I am going to start a new topic of this chapter, that is minor and cofactor. In my last lecture I have discussed about the determinant, their properties, and already I have given you some questions, so please try to solve that question. Okay, so come to the first topic of today, that is minor. So what are minor? See, minor will be a value, like determinant is a value, same minor is also a value. So which value denotes minor? See here, the minor of an element aij, that means we will find the minor of any element present inside the matrix. Okay, so it is the minor of an element aij of a determinant of order n is a determinant of order n minus 1. That means we have to find the determinant of order n minus 1. If order is given as 3 into 3, then we have to find the determinant of order 2 into 2. That means here see, it is given as n minus 1. That means we have to do we have to subtract 1 from the given order. Okay, so minor of an element aij is denoted by mij. That means we can denote a minor by what? Mij, capital letter M, and in subscript we have to write ij. So for example, see, I have taken one matrix of order 3 into 3. That means we have to find the determinant of order 2 into 2. Okay, so then first of all I am going to find the minor for the first row and for the first column. That means the element a11. Okay, so m11 will be what? Minor of a11. That means m11 क्या है, किसका माइनर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर है. सो इसको जब हम फाइंड करेंगे, देन वी हैव टू एलिमिनेट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट को नहीं देखेंगे हम लोग, बाकी सब एलिमेंट्स को लेकर उसका डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे. और ये कितना आ गया? -3. तो सिमिलरली हम कितना माइनर्स निकाल सकते हैं 3 into 3 मैट्रिक्स का? हम लोग यहाँ पे टोटल 9 माइनर्स फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ एलिमेंट्स कितना है? 9. तो लेकिन हमको ये देखना है हम जिसका माइनर फाइंड कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के लिए हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं, उस एलिमेंट का रो और कॉलम को हमको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है. तो बाकी जो एलिमेंट्स बचा रहेगा उसका हम क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड माइनर. सो सिमिलरली m12 के लिए मैंने निकाला, दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो 2 है, उसका रो और कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचा रहेगा उसका डिटर्मिनेंट, दैट इज -6. सिमिलरली हम लोग कहाँ तक माइनर फाइंड कर सकते हैं? अप टू m33. ये लास्ट रो और लास्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, इस तक के लिए हम लोग माइनर्स को फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कोफैक्टर. तो देखो कोफैक्टर क्या होता है. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन माइनर एंड कोफैक्टर. माइनर में जो हमने फाइंड किया था, कोफैक्टर में भी हम वही फाइंड करेंगे. बस एक डिफरेंस क्या होगा, उसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है. देखो, -1 टू द पावर i प्लस j. तो यानी माइनर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनर में हम लोग -1 टू द पावर i प्लस j. और i और j क्या है? जो हम लोग जिस एलिमेंट के लिए, जो एलिमेंट जो लोकेशन में किस पोजीशन में प्रेजेंट है, उसका सबस्क्रिप्ट देख के हम लोग -1 का पावर में उसको बिठाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे. तो cofactor of an element aij for a square matrix A of order n is defined as this times the minor of an element aij. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? aij या फिर cij. बहुत ही सिंपल है. तो मैंने सेम मैट्रिक्स लिया है. इसमें देखो, हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं, माइनर में इसका मल्टीप्लाई यानी कि -1 टू द पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1. सिमिलरली -1 टू द पावर 1 प्लस 2. इसमें क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 3. तो इस तरह से वैल्यू चेंज होगा थोड़ा. वैल्यू में नॉर्मली जो वैल्यू है वो वैल्यू तो सेम रहेगा, बट देयर विल बी चेंजेस इन साइन. ठीक है, यही डिफरेंस है. तो अभी नेक्स्ट इसका क्वेश्चंस करते हैं कुछ. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट. सो you can easily write the minor and cofactor, and finally you have to verify this, that is a11 into capital letter a11, that is the cofactor, plus a12 cofactor a1 cofactor, that means cofactor of a12
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स, दैट इज स्मॉल लेटर ए, और जो डिनोट करता है एलिमेंट को। सो A11 हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो, यानी कि 2। सिमिलरली A12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यानी -4। तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे पहले 1 का। तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, देखो हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने से क्या आ जाता है, 3, और 3 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। ठीक है, किसका कोफैक्टर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो कोफैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, 0। सो नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि इसको वेरीफाई करना है हमको। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कोफैक्टर किस तरह से लिखते हैं। तो इसी तरह A21 तुम लोग लिख लेना कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर A21 एलिमेंट का, और A22 लिख लेना। तो A21 कितना हो जाएगा, देखो A21 तुम्हारा हो जाएगा, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट को छोड़ दोगे, मतलब ये रो और ये कॉलम का, तो -4 आ रहा है। बट हमको लिखना क्या होगा, +4। जैसे कि मैंने तुम लोग को कोफैक्टर में बताया था, हम लोग को क्या करना होता है, -1 का पावर क्या लिखना होगा, सबस्क्रिप्ट को ऐड करके। तो सबस्क्रिप्ट को ऐड करके ऑड नंबर आ रहा है, सो -1 टू द पावर ऑड नंबर विल बी अगेन माइनस। सो माइनस ऑफ वो -4 है, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देने से -4 आ रहा है। तो ऑलरेडी वो माइनस आया है कोफैक्टर का जो है डेफिनेशन से, तो माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा, +4। सिमिलरली A22 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट को छोड़ दो तो क्या आ जा रहा है, 2। तो इसमें देखो ये सबस्क्रिप्ट को ऐड करने से इवन नंबर आ रहा है, तो -1 का पावर इवन नंबर यानी वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम कोफैक्टर्स को निकाल सकते हो। मैंने इसको नहीं निकाला था, तो तुम लोग इस तरह से, जैसे 3x3 मैट्रिक्स का भी आता है, तो इस तरह से तुम लोग बाकी सारा निकाल लेना। उसके बाद तुम्हारा वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए वो स्टेटमेंट को लिखना होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी ये। तो उसको लिखने के बाद देखो एलिमेंट्स को मैंने बिठा दिया, A11 की जगह 2, कोफैक्टर तुम्हारा 3 है, प्लस A12 कितना है, -4, और कोफैक्टर क्या है, 0। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है कि इसको वेरीफाई करो कि ये इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू उसके बाद निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 6। तो दैट मीन्स हम लोग का वेरीफाई हो गया है कि बोथ दिस वैल्यूज आर सेम। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो जब हम एलिमेंट्स को उसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी सभी को इसी तरह से अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, अभी देखो मैंने क्या किया है, एलिमेंट्स को उसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है, देन फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो इंडिविजुअल आंसर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रो है, देखो ये फर्स्ट रो है। तो सिमिलरली अगर तुमको सेकेंड रो के लिए भी करना है, तुम सेकेंड रो के लिए भी करके देख सकते हो, तुम्हारा जो वैल्यू है वो सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये सभी ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये क्या होगा, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये चीज क्या है, सेम है। ये सभी के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि अगर 3x3 के लिए लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, A11 प्लस A12 प्लस A13 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये हम लोग जैसे फर्स्ट रो के लिए ले रहे हैं, तुम लोग सेकेंड कॉलम, थर्ड रो किसी के लिए भी ले सकते हो। सो यू विल गेट फाइनली द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वेरीफाई। अभी सेकेंड में देखो क्या वेरीफाई करना है। सेकेंड में भी हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं, बट कोफैक्टर देखो कौन सा ले रहे हैं, कोफैक्टर ले रहे हैं हम लोग, ये 2 है, पहले 2 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, 2 मतलब कि सेकेंड रो। ठीक है, ये भी सेकेंड रो का एलिमेंट है। तो सेकेंड रो का हम लोग को क्या लिखना है, कोफैक्टर को उसका एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया है यहाँ पे, और सेकेंड रो का क्या लिया है, कोफैक्टर लिया है। अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो 2 चीज तुम लोग हमेशा याद रखना, हम लोग अगर एक ही रो का एलिमेंट और कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके उसके बाद आंसर को ऐड करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। और सेकंड तुम लोग को ये याद रखना है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट्स को कोई दूसरा रो का उस रो का नहीं, कोई दूसरा, उस रो को छोड़ के कोई दूसरा रो का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके उसके बाद फाइनली अगर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0।
ठीक है, तो ये दो चीज है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना है तुमको। सो सेकेंड देखो, कोफैक्टर ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, A214 और A222। तो क्या किया है, जो वेरीफाई करना था, A11 A21 प्लस A12 A22, इसमें वैल्यू को पुट कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये सेकेंड वेरीफाई हो गया। सो नेक्स्ट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, दैट इज फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने पहले तुम लोग को बताया था, हम लोग डिटर्मिनेंट को यूज करके ट्राइंगल का एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ऑलरेडी हम लोग को ये मालूम है, अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 कोऑर्डिनेट्स है ट्राइंगल का, ट्राइंगल एबीसी का, देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो तुम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में y1 y2 y3, थर्ड कॉलम में 1 1 1। अभी देखो पहले जब अगर x1 लिखेंगे तो x1 जैसे लिखा, तो तुम डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होगा। तो इसका हम लोग फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो y2 माइनस y3, यानी x1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 माइनस y3 से। ठीक है, तो सिमिलरली ये पूरा जो है, जब पूरा हम लोग यहाँ पे अगर पूरा इसको एक्सपेंड करते हैं और इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं तो तुम वैल्यू देखोगे, फाइनली तुमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का हेल्प से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। तो वेयर ABC आर द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का ये 3 कोऑर्डिनेट है, अगर ये दिया रहेगा तो इजीली हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं उस ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया एक अलग मेथड से। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग के पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का कितना तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकते हो। सेकेंड है तुम्हारा हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड था तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10 में ये। और अभी तुम्हारे पास फोर्थ एक मेथड आ गया यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका हेल्प से भी हम लोग एरिया को फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, अभी देखो इसका स्पेशल केस क्या होगा, जैसे कि तुमको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिया है, तो कोलिनियर का मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स शुड लाई इन वन लाइन। एक लाइन में अगर तीनों पॉइंट लाई करेगा तो वहां पे कोई ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाफ को हम लोग उस तरफ भेज देंगे तो वो तो 0 से डिवाइड होके वो 0 ही हो जाएगा। फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, इफ ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख लेना। ठीक है, ये पॉइंट को, तो ये हो गया एक पॉइंट, इसका एक स्पेशल केस। और सेकेंड है हम लोग को अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, तो हम लोग 3 कोऑर्डिनेट में से सपोज 1 कोऑर्डिनेट मिसिंग है और उस कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x, y। तो इस डिटर्मिनेंट का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन का हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट जो उसमें लाई कर रहा है वो तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। दैट मीन्स क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग को जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उस कोऑर्डिनेट को हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। x1 y1 जो दिया रहेगा वो यहाँ पुट करेंगे, x2 y2 यहाँ पुट करेंगे, और लास्ट जो कोऑर्डिनेट है वो तो दिया नहीं होगा तो उसको हमको क्या लेना है, xy। और इस पूरा वैल्यू को हाफ को नहीं लेना है क्योंकि कोलिनियर होने से ये पार्ट 0 होता है, तो ये पार्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करना हमको आता ही है, डिटर्मिनेंट को हम लोग प्रॉपर्टी का हेल्प से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंशन से इक्वेट करने के बाद, 0 इक्वेट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सो इसी का क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A 1,3 एंड B 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम लोग को लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, और लाइन कहाँ से कहाँ तक है, A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, AB का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें
एक पॉइंट में ले रही हूँ इन द लाइन ए बी, सपोज वो पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट सपोज मैंने ले लिया x, y। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ट्रायंगल ABB का एरिया क्या हो जाएगा 0, बिकॉज वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ABP का हम लोग को एरिया मालूम है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x1 किसको ले लोगे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो हम लोग 1 x1 x2 यानी 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पे x, so 1 0 x। सिमिलरली क्या हो जाएगा 3 0 y और ये तो 1 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग R1 यानी फर्स्ट रो। तो हम लोग को फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन इसका नहीं कराया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन इसका हो सकता है, क्या बन सकता है, तुमको 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा A B C, A का कोऑर्डिनेट भी x y का दिया रहेगा, B का भी दिया रहेगा, बट C में कोई अननोन रहेगा जैसे k, 0 इस तरह से। सो सपोज ABC का तो तुमको इस तरह से दिया रहेगा और C में तुम्हारा दिया रहेगा k, 0। तो तुमको बोला जा रहा है कि ABC जो है वो एक ही लाइन में लाई करता है, मीन्स ABC पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वहां पे भी एरिया क्या होगा 0 होगा, यस। तो एरिया 0 होगा, तो 0 k को डिपेंड करके हम लोग सॉल्व करके वहां अननोन एक ही होगा k, तो उसका वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारा और एक बनेगा इससे। तो 3 टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है। एक तो तुम्हारा एरिया, एक तो तुम्हारा कोलिनियरिटी का केस हो गया, एक तुम्हारा इस तरह का लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आ सकता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। ये तो 3 टाइप का क्वेश्चन आ गया। और एक टाइप का हो सकता है कि तुमको एरिया गिवन है, दैट एरिया इज इक्वल टू 3 और 4 और तुमको एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो भी सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन तुम बोल सकते हो बन रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को लास्ट इसका जो टॉपिक है दैट इज हम लोग इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल, ठीक है। वो मेथड से हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। अगर हमको 2 लीनियर इक्वेशन दिया है या 3 लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो हम लोग वहां से अननोन का वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तुम लोग इतना प्रैक्टिस करो, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। So these are some question. In first question you have to find the value of x. Area of triangle is given. You have to use determinant. Okay. Number 2 question. 3 points are collinear. You have to show this expression. Means this expression is equal to this one. ठीक है. Next है k का value तुमको find करना है so that the 3 points lie on a straight line. That means 3 points are collinear. You have to find the value of k. लास्ट में भी शो दैट है, यानी तुमको बोला है एक्स वाई कोई भी पॉइंट है लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स के कहीं पे भी बीच में एक्स वाई पॉइंट लाई करता है। यू हैव टू शो दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। देखो ये तुम लोग क्लास 11 में भी कर चुके हो, बट वहां पे हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्म यूज करके इसको किया था, ठीक है, बट यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट यूज करना है। सो थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो, ओके, बाय बाय।